के सिन्हा सर, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से क्या अब सुलह की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में? और अगर ये ख़त्म हो चुकी है तो ये लड़ाई आप कहाँ जाती हुई देख रहे हैं? क्या बूट्स ऑन ग्राउंड होगा? क्या क्या इस तरीके की आप आशंका देख रहे हैं? जय हिंद अनुराग जी। देखिए, ज़मीनी हालात जो हैं, ख़ास करके जब ये देख रहे हैं 28 फरवरी से ये चला है और तकरीबन अब 5वें हफ्ते में जा रही है, तो एक्चुअली ग्राउंड कंडीशंस तो यही कहता है कि जो इसके परपेचुएटर हैं, खास करके अमेरिका और इजराइल, इस चीज़ को ये मान लें, क्योंकि उनको भी एक फेस ऑफ तो चाहिए, उसको उसको हम कहते हैं रैम ऑफ चाहिए, वहाँ से निकलने का चाहिए। मगर वो देख रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अपनी ईगोज़ जो सामने आ रही हैं कि जगमी हकीकत ये नहीं बताती है कि ये कर पाएंगे ना कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कहना कि खर्ग आइलैंड ले लेंगे, स्टेट ऑफ हार्मोज को ले लेंगे, हम पूरे के पूरे जो बंदर अब्बास से लेकर क्वाज है या लेरेक है या जो हार्मोज है या नीचे अबू मूसा की ये बात करते हैं खर्ग, कि हम इसको ले लेंगे और हम एयरबोर्न असॉल्ट करेंगे। ये मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग ने भी एयरबोर्न या हेलीबोर्न ऑपरेशंस के समय काम किया हुआ है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ मोर लेस इट इज़ इम्पॉसिबल जिस तरह से अमेरिका सोच रहा है, क्योंकि देखिए वो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर में तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर ज़मीनी हकीकत उनको ये भी पता है कि जो ईरान की जो सदर्न कोस्ट है 1536 किलोमीटर का है और वो जॉग्रोस माउंटेन्स हैं उसके अंदर में, ये बंदर अब्बास उसका हिस्सा है। तो इनको करना और किस तरह की फोर्सेस वो कह रहे हैं, 82 एयरबोर्न ऑपरेशंस वो कहते हैं, जिसमें और 15,000 उनकी है नफरी, उसमें से 5-6 हज़ार बोलते हैं उसको यूज़ कर लेंगे। जो ये कहते हैं मरीन एक्सपेडिशनरी जो हैं उसकी 2 बटालियंस लेके आ रहे हैं, 440 मेरे के 4,000 के आसपास उनकी नफरी होती है। तो किसको पकड़ेंगे ये, आप पकड़ के करेंगे क्या? और इसको स्टेट ऑफ हार्मोज को खोलना इस फोर्सेस से तो पॉसिबल नहीं है। जब आपकी वहाँ पर देखिए ना, यदि आप देखेंगे तो बहरीन के अंदर में उनकी 5th फ्लीट होती थी, उसका काम ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि स्टेट ऑफ हार्मोज को खुला रखना। सेंट्रल कमांड कतार में है, ये यदि नहीं कर पाई तो ये स्पेशल फोर्सेस, ये बातें अच्छी होती हैं कि ये कमांडोज हैं, मेरीन्स हैं, ये कर लेंगे, मगर मेरे अनुसार ये तो नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी पूरी की पूरी उनका संज्ञान तो उनके पास में है, क्योंकि सारे जर्नल्स उनको कह रहे हैं, चीफ स्टाफ कह रहे हैं कि ये आप मत करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप लेकर आए थे जेराल्ड फोर्ट को, उसको जाना पड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आपका कैरियर है, और उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि 7 जगहों से हमला हुआ, उसमें आग लग गई, अभी वो ग्रीस में है। अब्राहम लिंकन को पीछे जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि हम जॉर्ज बुश को लेके आ रहे हैं, ट्रिपोली को लेके आ रहे हैं, बॉक्सर्स आ रहा है टेक्सास से, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ये लोगों को दिखाने के बाद मॉडर्न वॉरफेयर में, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में टुडे सबको पता है कैपेबिलिटी क्या है, और एसिमेट्रिक तरीके से जब करेंगे, ईरान ने बड़ा अच्छा दिखाया कि एसिमेट्रिक तरीके कुछ भी नहीं होने के बाद भी उसने जिस तरह से चीज़ें की हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे अनुसार। अभी मैं सुन रहा था, आपने इकोनॉमिक के ऊपर में बातचीत की थी, मैं इसको देखता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत ने 23 देशों से लेता था, अब उसने 41 देशों से ले रहा है, और केवल स्टेट ऑफ हार्मोज से तो हमारा आ ही रहा है, चीज़ें आ ही रही हैं, क्योंकि ईरान ने हमें दिया हुआ है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप ये देख लें कि नहीं हमारे लिए ये कर्ज होगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, अगर विश्व मंदी आएगी, अगर पूरे ग्लोबल रिसेशन अगर झेला जाएगा, तो फिर उससे भारत को कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो उसका फायदा थोड़ी मिलेगा। मतलब वो फिर उस मंदी से तो हम भी जूझेंगे। मंदी से जूझिएगा जरूर, विश्व यदि जूझेगा तो ये तो मालूम है, मगर आप इतिहास के पन्नों को खगा लेना। ऐसे ही तरह में अमेरिका क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो ज्वाइन नहीं किया था। जब लोग फंसे हुए थे, पूरा यूरोप फंसा हुआ था, रशिया, तो वो अपनी तैयारी कर रहा था। वो बाद में आया, ठीक है, कूदा, और उसने ख़त्म क्या किया, वहाँ नागासाकी हिरोशिमा में उसने ये किया, और वो इमर्ज आउट हुआ,
उसके बाद अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, मैं के सिन्हा सर, मैं के सिन्हा जी लौटता हूं, लेकिन आपने अमेरिका की बात की। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ यूएसए से लाइव जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अमेरिका के दृष्टिकोण से हम उनसे समझना चाहेंगे। पूर्णिमा जी, आपने देखा के सिन्हा ने कहा कि जो ईरान ने किया वो बहुत स्ट्रेटेजिक था, यानी जिसे सबसे कमजोर समझा जा रहा था उसने अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बनाया, और जो सबसे ताकतवर माना जा रहा था वो आज सबसे ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है। वेनेजुएला का क्या हाल किया अमेरिका ने, सबने देखा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा की बात कर रहे हैं, अपना उनसे ये युद्ध संभल नहीं रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति में वो आ सके? क्या ये स्थिति अमेरिका झेलने के लिए तैयार है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये सबके जहन में है। मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो छेड़ दिया है वो यहाँ पे सही नहीं जा रहा है। डेमोक्रेट्स तो यूज़ करेंगे ही। हमारी जो नवंबर 2026 इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वो इलेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी और हमारे पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो लूज कर जाएंगे। ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में भी काफ़ी सारे इलेक्शन हुई है, काफ़ी प्रोमिनेंट इलेक्शन हुई है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और हमारे पार्टी बुरी तरह हार चुके हैं। जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने जीते, वहाँ पे भी हार चुके हैं। उनके लिटरली इनके घर के जो रेसिडेंशियल एरिया है मारा लागो का, रिसेंटली जस्ट विद इन द लास्ट फ्यू डेज that position also was gone. So to tell you the truth, it's not looking good for the party political sense, from a political standpoints, but also ये जो वॉर उन्होंने छेड़ा ईरान का, ये एक डिफरेंस बिटवीन ये वॉर वर्सेस वो जो इराक वाला वॉर था। इराक वॉर में उनका अमेरिकन का सपोर्ट बहुत था। यहाँ पे उन्होंने अमेरिकन से भी कोई मत लेके नहीं गए थे। वहाँ पे जो शख्स अपने आप को नो वॉर प्रेसिडेंट के हिसाब से दिखाया है, हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने आज सबको पीछे से बैक स्टेप किया, ऐसे लोगों को लग रहा है। एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज ये अभी अगर ये नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाता तो फिर पब्लिक मत का कोई जरूरत नहीं पड़ता। बट यहाँ पे अभी भी होपफुली देयर इज सम डेमोक्रेसी। होपफुली हमारा नवंबर का इलेक्शन होगा। वो जो केयर कर रहे, जैसे वेदर वेनेजुएला हो, ईरान हो, क्यूबा हो, कोई भी कुछ ना कुछ बहाने लगा देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे लैंड कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनियलिज्म जो हम लोग रिफ्रेश्ड एक आइडियोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, दिस इज वेरी डेंजरस। इसके डोनाल्ड ट्रंप ने ये शुरू नहीं किया है, इन्होंने एम्ब्रेस किया है, फुल्ली एम्ब्रेस किया है, और अनएपोलॉजिटिकली उन्होंने कॉलोनियलिज्म को एम्ब्रेस किया है। और जो मागा फैक्शन है, जो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट का जो फैक्शन है यहाँ पे, वो पूरा के पूरा 100% उनके साथ है। मेरे जैसे लोग जो है सेंट्रिस्ट है, वेदर सेंटर टू राइट है, हमें पार्टी से निकालने की भी सिचुएशन आ चुकी है। अब बेसिकली आप डोनाल्ड ट्रंप को और उनके पॉलिसी को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। नॉर्थ कोरिया जैसा सिचुएशन हो चुका है यहाँ पे। आप लिटरली आपके हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको टारगेट करा जा रहा है। उनको बोल रहा है कि ईरान वॉर आपने सही तरह प्रमोट नहीं किया तो आपको लाइसेंस गवाना पड़ेगा। सो देयर इज लॉट गोइंग ऑन हियर फ्रॉम ए स्टैंड पॉइंट ऑफ पावर कंसोलिडेशन। मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं, कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हैं। अब एक तरीके से पढ़े लिखे अंदाज में आप भी वही समझाने की कोशिश कर रही हैं।